हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। लास्ट क्लास में हमने डिक्लाइन ऑफ मौर्यास पढ़ा था। आज की क्लास में हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे। देखो, मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो एक मेन रीज़न था ना मौर्यास का डिक्लाइन के पीछे, उसमें एक सबसे ज़्यादा था कि वीक सक्सेसर थे। जो अशोक के बाद जो सक्सेसर आए, जैसे दशरथ, बृहद्रथ, जो भी सक्सेसर थे ना, वो बहुत वीक थे, है ना। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या था कि जो अशोक के सन कुणाल और अशोक के ग्रैंडसन दशरथ, इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, है ना। अब देखो, कोई भी एम्पायर के बीच में अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो वीक है ना। तो इस चीज़ का आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थे वो इन सबको देख रहे थे। जैसे देखो, आपने बहुत सारे उसमें देखा होगा, जैसे दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी जो था, सबको दिख रहा था कि ये वीक है, तो उन्होंने बाबर को बुलाया, है ना। तो जो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, या जैसे कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन होता है या सिविल वॉर होता है या जो भी चीज़ें हैं, इन सब में जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो अपना दबदबा वो करने के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में हमें एक मिलता है कि जो ग्रीक थे ना, इंडो ग्रीक, उन्होंने अटैक करने का सोचा। किस पर? ये मोरेन मोरेन एम्पायर पर। और जो उस टाइम पे रूलर थे बृहद्रथ, और ये वीक रूलर थे, है ना। अब जब और जो इंडो ग्रीक में जो अटैक कर रहे थे उनका नाम था डिमेट्रियस। अब जब इन्होंने जब अटैक किया ना, उससे पहले विदिशा में आर्मी कमांडर थे, ये मौर्यन एम्पायर के ही है ना। इनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। अब उन्होंने सोचा कि अगर एक, अब देखो जो इंडो ग्रीक है, सिंपल सा है कि ये फॉरेन है ना। और ये इंडो ग्रीक कहाँ थे? देखो, जब हमने क्या कहते हैं, जब अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था, तो जब अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर अटैक किया, तो जो वॉर हुआ वो उससे वॉर के बाद वो सतलुज जो रिवर है, इससे आगे नहीं बढ़ा, है ना। बट उन्होंने वहाँ अपना एक एक किंग को अपॉइंट कर दिया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो ये सेल्यूकस निकेटर थे, इनका वॉर हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य वो वॉर जीत गए थे। फिर बाद में इन्हें गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी गई, और मैट्रिमोनियल अलाइंसेस हुआ। इनकी डॉटर थी हेलेना, है ना। ये सब हमने लास्ट की क्लासों में देख लिया है। तो वहाँ पर जो ये ग्रीक्स थे ना, ये ग्रीक एक्सपैंड होने लगे थे, है ना। तो इन्हें जब यहाँ दिखाई दिया कि मौर्यन एम्पायर वीक हो रहा है, तो इन्होंने अटैक कर दिया, है ना। जो इनके किंग थे वो डेमेट्रियस थे, है ना। अब जब यहाँ पर अटैक किया, उससे पहले इन्होंने सोचा कि ये अटैक हो उससे पहले मैं ये मौर्यन एम्पायर को अपने अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया, है ना। और देखो, ऐसा बोला जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा, तो वहाँ की पब्लिक को ये नहीं पता था कि ये हमारे राजा हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ से केयरलेसनेस, और इस चीज़ से एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो पब्लिक के बीच में पॉपुलर ही नहीं थे, है ना। अब जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया, तो इन्होंने शुंगा एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया है ना। शुंगा डायनेस्टी, सॉरी। अब देखो, ये तो था यहाँ तक, है ना। अब हम, हाँ, पहले इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। बाद में इसी को, बाद में फिर चेंज कर दिया,
और उसका नाम था विदिशा। अब देखो कभी कभार पाटलिपुत्र का ये पूछ लिया जाता है कि लोकेशन वाइज कहाँ है ये। देखो गंगा और सोन रिवर के बीच में है ना। और जो ये पाटलिपुत्र है ये 19 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और आई मीन 19 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 2 किलोमीटर इसका जो चौड़ाई है, मतलब ये मैंने आपको पाटलिपुत्र के बारे में बताया। अब देखो हम शुंगा डायनेस्टी पढ़े उससे पहले एक अब देखो शुंगा एम्पायर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि देखो मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़े एरिया में था, है ना। बट जो अशोक के बाद जो सक्सेसर आए हैं उसके बाद ये जो इसका एक्सपेंशन था ना वो कम होने लगा। मतलब ये इसका जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो जो ये शुंगा एम्पायर है ना ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है ना। ठीक। और जो जो पार्ट बचा ना, डेक्कन वाला पार्ट जो था, इसमें एस्टेब्लिश हो गया सातवाहन। और जो साउथ इंडिया है इसमें है चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। और जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, या जो ये इसमें है इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियन एंड कुषाण। ये याद रहना चाहिए। देखो जो इंडो ग्रीक्स हैं इनको बैक्ट्रिया भी बोला जाता है, मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया भी था। और इनका जो ये पार्ट है ना इसको बल्क भी बोला जाता है। शक है इनको स्काइथियन भी बोला जाता है। पार्थियन को पहलव भी बोला जाता है। देखो ये वाला पार्ट था, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये शुंगा डायनेस्टी। अब देखो शुंगा डायनेस्टी मैंने एक आपको बैकग्राउंड बता दिया इसका। जो जो ये बृहद्रथ है ना, इनको मारा 187 बीसी में, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, है ना। और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी इन्होंने, है ना। अब शुंगा डायनेस्टी बेसिकली जो इसका एरिया था ना वो था पाटलिपुत्र, विदिशा एंड सम पार्ट ऑफ मॉडर्न डे पंजाब, है ना। अब पंजाब में कौन कौन सा पार्ट था, जालंधर और सियालकोट। अब कुछ एरिया और भी है जिसमें उज्जैन, साकेत, मथुरा और कपिलवस्तु, ये पार्ट है शुंगा डायनेस्टी के अंडर में, है ना। अब देखो जो ये शुंगा जो जो ये पुष्यमित्र शुंग हैं ये अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। अब इसका जो मेंशन करा गया है, आई मीन कहाँ कहाँ ये बताया गया है
कि ये ब्राह्मण है, जिसमें फर्स्ट रेफरेंस मिलता है इनका अष्टाध्यायी, और ये अष्टाध्यायी है पनीनी, पनीनी ने लिखी है ये। अब देखो पनीनी वाज द फर्स्ट संस्कृत ग्रामेरियन, और जो सेकंड है वो पतंजलि है। ठीक, पतंजलि की बुक है महाभाष्य। बट ये याद रहे, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मैं इनका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो रेफरेंस बता रहा हूँ ना फिलहाल आपको, तो जो रेफरेंस मिला है वो अष्टाध्यायी पनीनी से मिला है। फिर है बृहद रामायण का उपनिषद। फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड है हर्षचरित, ये बाणभट्ट, और फोर्थ जो रेफरेंस मिलता है शुंग के बारे में, ये मिलता है मालविका अग्निमित्रम से। और ये किसने लिखी है, ये सॉरी, ये कालिदास ने लिखी है, ठीक है, बहुत फेमस प्ले है ये। आई मीन प्ले नहीं, ये बेसिकली पोएम बताते हैं इसको। और जो फिफ्थ रेफरेंस मिलता है हमें शुंग के बारे में, वो मिलता है दिव्य वदान से। और एक तारानाथ भी बताते हैं। तारानाथ मैंने आपको बताया था, जो ये तारानाथ हैं ये तिब्बतन, इन्होंने तिब्बतन टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। और कुछ रेफरेंस हमें गार्गी संहिता से भी मिलता है, और कुछ बेसनगर पिलर से भी मिलता है। ये बेसनगर पिलर के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसनगर पिलर ऑफ हेलिडोरस। और ये कहाँ पर है, ये विदिशा में है। ओके, और देखो ऐसा बोला जाता है कि ये शुंगा रूलर है ना, इनमें 10 शुंगास ने रूल किया है, और 112 ईयर रूल किया है। ये हमको कहाँ से पता लगता है, ये हमें इन्हीं टेक्स्ट से पता लगता है, जो ये मैंने आपको टेक्स्ट बताया ना, इन्हीं टेक्स्ट से पता लगता है कि इन्होंने, आई मीन 10 शुंगा रूलर ने रूल किया था, वो 112 साल रूल किया है ना। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये फाउंडर थे शुंगा डायनेस्टी के। दूसरा चीज़, इन्होंने बृहद्रथ को मारा था, है ना, और इनके ऊपर अटैक किया था ग्रीक किंग मिनांडर और डेमेट्रियस ने। ये मैंने आपको डेमेट्रियस वाला स्टोरी बताया था। और जो इंडो ग्रीक ने जो अटैक किया है ना, डेमेट्रियस और मिनांडर ने जो अटैक किया है, और इसमें ये पुष्यमित्र शुंग विनर थे। और क्या कहते हैं, इसका जो रेफरेंस मिलता है वो गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्रम से मिलता है, ठीक है ना, कि ये अटैक हुआ है। और इसका कुछ कुछ रेफरेंस पतंजलि के महाभाष्य से भी मिलता है। और देखो ये याद रहे, जो ये पतंजलि है ना, ये कोर्ट पोएट थे पुष्यमित्र शुंग के, है ना।
ये याद रहे, है ना। और ये भी संस्कृत ग्रामेरियन थे, है ना। और कुछ रेफरेंस ऐसे भी मिलते हैं हमें कि इनका कलिंग के खारवेल से युद्ध हुआ था और उसमें इन्होंने कलिंग खारवेल को हरा दिया था और विदर्भ रीजन को जीता था इन्होंने, है ना। डिफीटेड खारवेला एंड कॉन्कर्ड विदर्भ रीजन। अब देखो इसका जो, और देखो एक तो ये हो गया, दूसरा इंडो ग्रीक अटैक हो गया। अब देखो एक और है कि इन्होंने ना अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था, पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था। देखो बेसिकली अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है, पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे कोई भी किंग है, अगर उसको वो यज्ञ करता था और यज्ञ करने के बाद एक यज्ञ करते टाइम ही एक घोड़े को छोड़ दिया जाता और वो घोड़ा जिधर जिधर जाएगा, है ना, उसी वो एरिया वो किंग का हो जाएगा। अगर कोई उसको रोकता है या कुछ करता है तो उससे फिर वॉर होता था। अब जो अश्वमेध सेक्रीफाइस शुंग ने किया है, पुष्यमित्र शुंग ने किया है, इसका मेंशन मिलता है हमको अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेवा, ये याद रहे, है ना। और थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो दिव्य वदान है ना, अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान पुष्यमित्र शुंग को डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बोला गया है, कि मतलब पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे मोनेस्ट्री और इन बुद्धिज़्म के अगेंस्ट था, ऐसा दिव्य वदान में लिखा है। बट कुछ ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वहाँ पर ये लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप और भरोत स्तूप को रिनोवेट करवाया, है ना। अब जैसे मैंने आपको दिव्य वदान का स्टोरी बताया, है ना। दिव्य वदान में क्या दिया गया कि पुष्यमित्र शुंग डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बट जो कुछ रेफरेंस है वहाँ पर यह दिया है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची और भरोत स्तूप को रिनोवेट करवाया, है ना। इट मीन्स उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से सिर्फ रिनोवेशन कराया है इसने, ये ध्यान रहे कि जैसे कोई पार्ट टूट गया या उस चीज़ को दोबारा से रिनोवेट कराया है। अब रिनोवेशन यहाँ किस सेंस में है कि देखो जैसे मॉडर्न टाइम पीरियड में वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ था, बट शुंग पीरियड आते आते यहाँ पर स्टोन का यूज़ होने लग गया था। तो यहाँ पर शुंग ने क्या किया था कि एक तो जो सांची स्तूप का जो गेटवे था उसको स्टोन का करवा दिया था, है ना, और ये भरोत स्तूप को स्टोन का करवाया था, है ना। अब देखो जो ये अश्वमेध सेक्रीफाइस है ना, इसका एक रेफरेंस हमें यहाँ भी मिलता है, मालविका अग्निमित्रम में। बेसिकली ये जो मालविका अग्निमित्रम है ना, ये एक प्ले है बिटवीन रोमांस बिटवीन मालविका एंड शुंग किंग अग्निमित्र, है ना। उसके बीच में ये कालिदास का ये प्ले है, ये इन दोनों का स्टोरी बताता है, मालविका और अग्निमित्र का। और ये अग्निमित्र ये हीरो है इसका, मालविका अग्निमित्रम का। और बेसिकली जो ये अग्निमित्रम जो अग्निमित्र है ना, ये वायसराय था विदिशा का, है ना।
ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको इसका, और जो मैं आपको समझा रहा था कि जो अश्वमेध सैक्रिफाइस जो हुआ है ना, इसका रेफरेंस मालविका का अग्निमित्र में भी मिलता है ना। और उसमें ये रेफरेंस भी मिलता है कि एक मिलिट्री एनकाउंटर भी हुआ था, है ना, जिसमें जो अग्निमित्र के जो बेटे थे जिनका नाम था वसुमित्र, जो ये वसुमित्र थे, इनका कॉन्फ्लिक्शन होता है यवन आर्मी से, ये याद रहे, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग के बारे में इतना ही है। अग्निमित्र जो हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मालविका अग्निमित्रम में इनके सिर्फ ये प्ले है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स बिटवीन रोमांस बिटवीन अग्निमित्र एंड मालविका। फिर आगे आते हैं बागभद्र, और इनको भगवत भी कहा जाता है। इनका जो रेफरेंस मिलता है हमको, वो मिलता है बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन से। देखो मैंने ये आपको पढ़ा दिया है ना, ये हमने सारा कवर कर लिया। पुष्यमित्र सुंग पढ़ लिया, अग्निमित्र ये मैंने आपको बताया, ये वायसराय ऑफ विदिशा एंड हीरो ऑफ मालविका अग्निमित्रम। फिर सेकंड आते हैं भागभद्र, और थर्ड है भागभद्र और भगवत। इनका जो रेफरेंस है ना, ये बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलता है ना, और ये हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस कौन है? ये ग्रीक एम्बेसडर है, ठीक है ना। और ये इंडो ग्रीक रूलर ने भेजा था, इनका नाम था एंटीक्लाइट्स। मेरा देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है ना, एंटलकीटा भी बोला जाता है इनको, और एक एंटीक्लीटास भी बोला जाता है। अब देखो जो ये है ना, ये कौन है? ये तक्षशिला में थे, ठीक है ना। ये इंडो ग्रीक रूलर हैं, और ये तक्षशिला में रहे थे कुछ टाइम, है ना। अब इसमें ये बताया गया है कि जो ये भागभद्र और भगवत, ये बेसिकली ये ही डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ भगवत और अ वर्शिपर गॉड ऑफ श्री कृष्ण और गरुणा, है ना। इनको मतलब इन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का पुजारी बताया, और ये उन्हीं के उसमें इन्होंने इसको पिलर को सेटअप करवाया था, है ना। बेसिकली ही हैड सेट अप दिस पिलर इन द ऑनर ऑफ दिस गॉड, है ना। मतलब ये भगवान के उसमें इन्होंने इस पिलर को सेटअप करवाया था, ठीक है। फिर इसके बाद देवभूति थे, है ना, ये ब्राह्मण मिनिस्टर थे, और इनको वासुदेव कन्नव ने मार दिया था, और फिर कन्नव डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है, ठीक। ये देवभूति इनके लास्ट रूलर थे। और जो ये देवभूति है ना, इसके बारे में जो मेंशन करा गया है वो बाण भट्ट के हर्षचरित में मेंशन करा गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। ठीक है ना। अब जब यहाँ इन्होंने कन्नव डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया, तो जो शुंगा एम्पायर को जो रिप्लेस करते हैं ना, वो करते हैं सातवाहन। ये याद रहे। असल में क्या था कि जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट था उसमें शुंगा एम्पायर था, है ना। बट जो बचा हुआ जो पार्ट था ना, उसमें सातवाहन एम्पायर इस्टेब्लिश होता है ना। अब देखो असल में हम ये सातवाहन का भी अलग से वो करेंगे कि जो कुछ पार्ट है उसी में है सिर्फ शुंगा एम्पायर, है ना। जो और अलग पार्ट है उसमें सातवाहन एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। अब देखो बेसिकली हम जो ये शुंगास का जो कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं थोड़ा सा, असल में देखो इन्होंने जो सबसे बेस्ट पार्ट किया था वो ये था कि
दे डिफेंडेड गंगेटिक वैली। इन्होंने जो गंगा वाला जो रीजन था ना उसको डिफेंड करा था, किससे कि जो कोई फॉरेन अटैक ना हो, है ना, आई मीन फॉरेन इन्वेजन ना हो, है ना। और रिलीजियस और कल्चरल इम्पैक्ट ये आता है कि इनके टाइम पर वैष्णविज्म और ब्राह्मणिज्म वो रिवाइव्ड होता है, मतलब दोबारा से प्रोमिनेंस में आता है, ठीक है ना। थर्ड जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है संस्कृत लैंग्वेज को लेके, कि संस्कृत लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया है ना, और इन्हीं के टाइम पर बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को संस्कृत में कंपोस्ट करा गया है ना। फिर फोर्थ है इनके टाइम पे जो आर्ट का जो चेंज आया है। आर्ट में क्या चेंज आया है कि जो मॉडर्न टाइम में जो वुडन यूज़ होता था उसको रिप्लेस करके स्टोन का यूज़ होने लगा, और वहाँ पर स्टोन की रेलिंग लगने लगी, है ना, और गेटवे स्टोन के होने लगे, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और इसका हमें एक रेफरेंस मिलता है विष्णु टेम्पल एट विदिशा। ये यहाँ पर शुंगा कंट्रीब्यूशन ख़त्म होता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम कन्नड़ डायनेस्टी, है ना। अब देखो कन्नड़ डायनेस्टी में क्या है, इन्होंने ऑलमोस्ट 45 ईयर रूल किया है। और ये वासुदेव कन्नव इसके फाउंडर थे, कैपिटल पाटलिपुत्र थी, और वासुदेव कन्नव फाउंडर थे, जो लास्ट रूलर थे वो शोशरमन थे। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। और इनको जो ये शोशरमन थे इनको बाली पुच्चा ने मारा था। बेसिकली ये सातवाहन रूलर थे, ठीक है ना। मैंने जैसे बताया आपको, तो जो ये जो जब इसको मार देते हैं ना तो इस पार्ट में सातवाहन डायनेस्टी स्टेब्लिश हो जाती है। फिर पढ़ते हैं हम छेदी डायनेस्टी। देखो छेदी डायनेस्टी क्या है, ये कलिंग रीजन का है, बेसिकली इन उड़ीसा। जो इसके फाउंडर थे वो महामेघवर्मन थे, है ना, कैपिटल थी सुक्तामती। अब देखो ये सुक्तामती है, ये है संस्कृत में, है ना। पाली में इसको सुत्तावती भी बोला जाता है। याद रहे, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, है ना। अब असल में जो इनके जो फेमस रूलर थे ना वो थे खारवेल, है ना। देखो ऐसा बोला जाता है कि जब कलिंग वॉर हुआ था ना अशोक के टाइम पीरियड में, तो अशोक ने इस कलिंग रीजन को जीत तो लिया था, बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ये कलिंग रीजन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है ना। और फिर बेसिकली जो ये छेदी डायनेस्टी है ना, ये 16 महाजनपद का ही पार्ट था, है ना। ये जो 16 जो हमने महाजनपद पढ़े थे ना, ये उन्हीं का पार्ट है। ये इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर बाद में महामेघवर्मन इसके फाउंडर थे, और जो ये कलिंग के जो खारवेल है ना ये थर्ड रूलर है, ये याद रहे, ये थर्ड है, ठीक है ना। और इनको भिक्खू राजा भी बोला जाता है। और हाँ, अब देखो इन्होंने ये पावर में आता है फर्स्ट सेंचुरी में, है ना। और ये थर्ड रूलर थे छिदी डायनेस्टी के, ये हमने पढ़ा। और इन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनाइज करा, और इन्होंने केव शेल्टर आई मीन केव दान में दी थी, जिसमें उदयगिरी केव है ना। उदयगिरी केव दान में दी थी जैन मॉन्क्स के लिए, है ना। अब उसमें कई सारी केव हैं, जिसमें है रानी गुम्फा, हाथी गुम्फा, फिर है गणेश गुम्फा।
ये उदयगिरी का पार्ट है। जो ये है ये हाथी गुम्फा है ना। असल में केव स्ट्रक्चर हमने आई मीन केव आर्किटेक्चर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक केव होती थी उसी को एज अ मतलब वहाँ रहने के लिए बना दिया जाता था और उसके बहुत अच्छे से पॉलिशिंग होती थी, है ना। अब ये हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक केव को एक एलिफेंट शेप में उसको आर्किटेक्चर करा गया उसका, है ना। और ये हो गया। अब देखो इसने खारवेल ने एक ग्रेट पैलेस बनवाया था, उसे पैलेस ऑफ विक्टर भी कहा जाता है। ये याद रहे, पैलेस ऑफ विक्टर। बेसिकली नहीं पूछा जाए बट फिर भी ये उड़ीसा में ही है, आई मीन भुवनेश्वर रीजन के पास ही है। और ये उदयगिरी भी भुवनेश्वर में ही है, ठीक है ना। अब देखो हम हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ना, ये 17 लाइन की है, ठीक है ना। ये याद रहे। और ये 2nd सेंचुरी में एनग्रेव करी गई है ना। और ये कलिंग के खारवेल ने एनग्रेव करवाया था इसको, आई मीन इंस्क्राइब्ड करवाया था, है ना। और इसमें खारवेल के बारे में बहुत सारा बताया गया है कि वो परफेक्ट थे गंधर्व वेद में, ठीक है ना। देखो गंधर्व वेद हमने जब वैदिक पीरियड पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था आपको। गंधर्व बेसिकली ये म्यूज़िक को लेके है ना। म्यूज़िक एंड डांस को लेके है ना। तो यहाँ पर खारवेल के बारे में ये भी बताया गया है ना। और इसको महामोग महामोग वाहन, इसको महामोग वाहन डायनेस्टी के नाम से भी बताया गया है इसमें, है ना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया, सोशल कल्चरल आस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया, और रिलीजियस आइडियोलॉजी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब इनके बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से हुए। जिसमें देखो यहाँ पर खारवेल ने ये भी मेंशन करा है कि इसने सतकर्णी फर्स्ट को हराया था। और इसमें यहाँ पर 3 डिफरेंट तमिल किंगडम के बारे में भी कन्फेडरेशन करा गया है ना। ठीक। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें जो इसने कुछ कैनाल का इरिगेशन, आई मीन कैनाल इरिगेशन के लिए भी इसने रिनोवेशन कराया था कि जो कैनाल थी उनका रिनोवेशन कराने का भी जिक्र है इसमें, है ना। आई मीन जो कलिंग रीजन के पास में। और यहाँ पर इसने जैन को स्टेट रिलीजन के बारे में बताया है ना, कि महावीर की डेथ के बाद भी जैन को जैनिज़्म को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया है ना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उसने मगध एम्पायर को 2 बार जीता है ना। और जो जैन आइडल, जो जैन तीर्थंकर की जो आइडल थी ना, जो एक मूर्ति थी जिसको महापद्मनंदा लेके चला गया था, उसको ये वापस लेके आता है। कौन? खारवेल किंग, ठीक है ना। बस ये था इसका। अब देखो हमने ये सारा पढ़ा, ठीक है ना। देखो शुंगा पढ़ लिए, कन्नड़ पढ़ लिए, है ना। और हमने छेदी भी पढ़ लिया। अब जो ये तो है इंडिजीनियस, जो कि यहीं के थे। ये यहाँ पर है ये इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये हैं फॉरेन इन्वेजन, ठीक है ना। पहले हम सातवां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।